फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन जब भी होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स, बट आई एम गोइंग टू मेक सम चेंज इन दिस डेफिनेशन. what change I'm going to make that depends on this explanation. ध्यान दो अच्छे से. मैंने क्या बोला, मैंने बुक रखा है बैक यहाँ पे टेबल पे. तो यस, अगर यहां से फोर्स नहीं लगा, टेबल की तरफ से ऑपोजिट फोर्स नहीं लगा, तो बुक तो गिर जाएगी, राइट? बट बुक नहीं गिर रही है. इट मीन्स व्हाट, देयर इज सम फोर्स which is acted upon the book by the table, which is in upward direction. This force is in upward direction, which is applied on book. And gravitation force तो है ही नीचे की डायरेक्शन में. ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही नीचे की डायरेक्शन में. तो बुक मूव कर रही है फिर वर्टिकल डायरेक्शन में. बुक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है. ये है नॉर्मल फोर्स, दिस इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स. इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स. किस पे लग रहा है, एक्टेड अपॉन बुक बाय द टेबल. एक्टेड अपॉन बुक बाय द टेबल. तो यस, एंड ये जो है दिस इज mg, विच इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पुल. तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूंगी, तो वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है. हाँ, अगर मैंने टेबल को हटा दिया तो बुक गिर जाएगी. दैट मीन्स there is no normal force if table is removed, right? So this table is giving some certain force which is keeping the book on the table. It is not letting that book to fall. So yes, that means what? Yes, for an object to get accelerated, ध्यान से सुनो, for an object to get accelerated, there should be application of unbalanced force. There should be an application of what? Unbalanced force. Unbalanced force उस पे लगना चाहिए. This is what? Balanced force. This N and mg are balancing each other, right? So therefore, if there is unbalanced force, then only your object will get accelerated. Okay? So remember this thing, unbalanced force का meaning समझ में आया? Okay? So जैसे कि मान के चलो, suppose अभी एक लड़की है जो ये टॉय है वो खींचते हुए लेके जा रही है. ओके? अब यहां पे वो ग्राउंड पे है टॉय, राइट? करेक्ट. अब ये जो फोर्स है जो लड़की लगा रही है, ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन अभी सीखने वाले. ओके? ये जो फोर्स है जो लड़की यहां पे लगा रही है, ये फोर्स इज मेकिंग सम एंगल थीटा. अभी हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, है ना? जब हम लोगों ने ये चीज सीखी थी, हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते थे. अब ये लड़की जो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा. करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ, इस फोर्स का कुछ तो डिवीजन हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. अगर मुझे फोर्स, ये मान के चलो ये फोर्स ट्रायंगल बना रहा है, राइट? दिस फोर्स इज मेकिंग ए ट्रायंगल. दिस इज एफ. उसका ये वर्टिकल पार्ट है और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है. ओके? ये थोड़ा आगे सीखेंगे अपन वेक्टर रेजोल्यूशन में, बट अभी फिलहाल जस्ट इतना समझो कि ये फोर्स है, इसका ये कुछ तो वर्टिकल कंट्रीब्यूशन है और ये कुछ तो हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन है, और ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिला के ये ऐसा फोर्स बन रहा है. तो मुझे उसका वर्टिकल वैल्यू ढूंढना है एंड हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी ढूंढना है. ओके? तो कैसे फाइंड आउट करोगे? लेट्स से दिस ट्रायंगल इज A, B and C. AB is what? Vertical. And CB is what? Horizontal. Now let's apply sin theta. Sin theta is what? Opposite upon hypotenuse. So opposite is what? AB. Hypotenuse is what? AC. Right?
तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी एंड ए सी क्या हो जाएगा, एफ। तो ए बी कितना है फिर, हाउ मच इज योर ए बी, हाउ मच इज योर ए बी, ए बी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो मुझे उस फोर्स का वर्टिकल कंट्रीब्यूशन मिल गया, उस फोर्स का मुझे वर्टिकल कंट्रीब्यूशन मिल गया विच इज व्हाट, एफ साइन थीटा। अब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिला के ये कंट्रीब्यूशन बन रहा है उसका, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेटली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यस, ये सीबी का कंट्रीब्यूशन निकालना है मुझे, आई मीन हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना है फोर्स का। सो व्हाट इज कॉस थीटा, adjacent upon hypotenuse. What is adjacent, CB. What is hypotenuse, AC. तो cos theta is what, CB upon F. तो CB क्या हो जाएगा, F cos theta. Am I right? CB क्या हो जाएगा, F cos theta. तो मुझे इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन हो गया उसका F cos theta एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन हो गया उसका F sin theta. तो अभी तुम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, अगर तुम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे तो उस पे एक ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है F cos थीटा, उसको एक ये वर्टिकल लग रहा है F sin थीटा, उस पे ग्राउंड की तरफ से, उस पे ग्राउंड की तरफ से और एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, यस अगेन इट इज नॉर्मल फोर्स, है ना, अगेन इट इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स। उसके बाद उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। अब थोड़ा इसके बारे में सोचना छोड़ दो, कुछ पार्ट है तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, मुझे बस इतना बताना है तुम लोगों को कि जब ये लड़की टॉय खींचते हुए जा रही है तब टॉय इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, टॉय जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, F cos थीटा इज मोर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स, F cos theta is more than this frictional force and therefore that toy is moving in this direction. अगर frictional force ज्यादा होता ना तो toy move नहीं करता था या फिर toy इस direction में चला जाता था, but क्या हो रहा है, ये force ज्यादा है, there is unbalance between what, F cos theta and this frictional force and therefore the toy is moving in this direction. Okay, therefore the toy is moving in this direction. Okay, so यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मुझे बस इतना कहना है कि whenever there is unbalanced force, then only acceleration is present. Then only acceleration is present. If there is no unbalanced force, there is no acceleration. When there is no unbalanced force, there is no acceleration. I am talking about acceleration. I am talking about acceleration. Okay, I am not talking about the movement. मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो, ओके, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट V है, थोड़ा A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव हो गया, वो अभी भी उसका वेलोसिटी V है, अभी भी उसका वेलोसिटी V है। B पॉइंट से C पॉइंट तक मूव हुआ, वो अभी भी उसका वेलोसिटी V है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज 0, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स लग नहीं रहा उस पे, भले ही वो मूव कर रहा है बट फोर्स नहीं लग रहा है उस पे, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। बट अगर यहाँ पे एक ही जगह पे उसका वेलोसिटी v है, b की जगह पे उसका वेलोसिटी कुछ v1 हो गया, c की जगह पे उसका वेलोसिटी कुछ v2 हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, that means acceleration is not 0, that means there is a presence of unbalanced force, there is a presence of unbalanced force. ओके, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती। हमें क्या लगता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब यस इट इज एक्सेलरेटेड, यस इट इज अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट काफी नहीं है उसका एक्सेलरेशन बताने के लिए,
हमें देखना पड़ेगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ही हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज देयर, एंड तभी हम लोग बोलेंगे कि देयर इज एन एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस प्रॉपर्ली। ओके, कई बार आगे जाके ये मिस्टेक तुम लोग करते हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब वो एक्सेलरेशन के अंडर है, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सेलरेशन है उसमें, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन है, देयर इज एन एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब आते हैं बाद में इनर्शिया के पास। ओके, अब इनर्शिया को समझते हैं अच्छे से कि इनर्शिया होता क्या है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट खुद मूव करता है, राइट? ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे कि मान के चलो फैन है, ये एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, फैन को स्विच ऑफ किया तो भी वो मूव करता है, तो उसका खुद का अंदर का वो ताकत होता है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है, राइट? तो दैट इज इनर्शिया। ओके, दैट इज व्हाट? इनर्शिया। सो बॉडी के अंदर का खुद का ताकत, जैसे कि मान के चलो टेंडेंसी of an object to remain at rest is what? Inertia. Okay, is what? Inertia. जैसे कि मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक वो हिलेगा नहीं, जब तक मैं उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक वो हिलेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उस बॉडी का खुद का कुछ कैपेसिटी है जो उसको रोक रहा है हिलने से, उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है हिलने के लिए, राइट? दैट मींस व्हाट? उस बॉडी का खुद का जो कैपेसिटी है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब दो तरीके के इनर्शिया होते हैं, शायद ही तुम लोगों ने ये चीज सुनी होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दो चीजें होती है, inertia of motion and inertia of direction. What do you mean by inertia of motion? Inertia of motion is tendency of a body, ध्यान से सुनो, tendency of a body, tendency of a body to remain in state of uniform motion, state of uniform motion in straight line. That is inertia of motion. And what is inertia of direction? Inertia of direction is inability of a body to change the direction by itself. अब ना ये समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो अभी अच्छे से, ठीक है? ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन पे है, यहाँ पे उसका वेलोसिटी v है, ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे है, यहाँ पे उसका वेलोसिटी v है। या फिर तुम्हारी बाइक है, ऐसे समझ के चलो, तुम्हारी बाइक यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसने कंटिन्यू किया उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब तक तुम एक्सेलरेट नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगा, राइट? जब तक तुम एक्सेलरेट नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगा उसका, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक तुम अलग से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक 40 किलोमीटर पर आवर चेंज होगा क्या 50 किलोमीटर पर आवर से? या फिर जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक इसका स्पीड चेंज होगा क्या? नहीं होगा, है ना? मतलब बॉडी का खुद का एक कैपेसिटी है जो उसको 40 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन रख रहा है। बॉडी का खुद का एक कैपेसिटी है जो उसको, खुद का एक एबिलिटी है, खुद का एक टेंडेंसी है जो उसको 40 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन कर रहा है, जो उसका स्पीड चेंज होने नहीं दे रहा है। Not even it is increasing that speed and not even it is decreasing that speed. So body has that ability to maintain that speed before you are accelerating or you are applying the brakes.
So this is inertia of motion. Is this body at rest? No, body is not at rest. Body is moving. Body is moving. But yes, जैसे ही वो मूव करने का जो एबिलिटी है वो मेंटेन्ड है. It is not increasing its speed or it is not decreasing its speed. And this is जो खुद का कैपेसिटी है बॉडी का, जो उसको 40 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन रख रहा है, उसको अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अभी जैसे मान के चलो, देखो यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओगे अभी आंसर. बॉडी ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गाड़ी है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तुम्हारी गाड़ी मुड़ गई और 40 किलोमीटर पर आवर पे ऐसे. तुम लोग मुझे आंसर करो, इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड और नॉट? इफ नो, व्हाई? इफ यस, व्हाई? सोच समझ के आंसर करो. इज दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड? इफ यस, व्हाई? एंड नो, again why? I know it's heavy, physics is heavy, बहुत heavy है, but सबसे difficult subject physics है. Yes, can you tell me, is this object accelerated? Great. Q? Kshitij, Q? Support your answer with reason. Always remember, nobody will trust your intuition, nobody will trust your inbuilt logic. बोलो बोलो बोलो. हाँ देवश्री, तुम्हारे सवाल, डिक्रीजिंग स्पीड एक्सेलरेशन नहीं है. इट इज एक्सेलरेशन, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. बट स्पीड इज नॉट स्लो डाउन. मैं 40 किलोमीटर पर आवर से भी टर्न ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. 20 किलोमीटर पर आवर से भी टर्न ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. चेक करके देखो, 20 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग स्पीड टर्न ले सकते हैं, चेक करके देखो. किसी दिन गाड़ी चलाओगे ना, चेक करके देखो, 20 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग टर्न ले सकते हैं. मैं 40 पे स्पीड कम करना पड़ता है, मैं मानती हूँ टेक्निकली, ओके. बट 20 किलोमीटर पर आवर से अगर तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तुम कम स्पीड पे गाड़ी चलाओ, तुम उसी स्पीड पे टर्न ले सकते हो. नो नीड टू डिक्रीज द स्पीड. मैंने स्पीड डिक्रीज नहीं किया है. The body is accelerated. कोई कोई लोगों ने आंसर दिया है, there is no increase or decrease. ये भावेश ने आंसर दिया है, in speed. Therefore there is no acceleration. बस इसी आंसर को मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट दूंगी, because this person has understood the concept of acceleration. क्षितिज का आंसर भले ही सही था, but the reason was not proper supporting, because उसका कहना था कि स्पीड कम करना पड़ता है. मैंने किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है. स्पीड मैंने चेंज नहीं किया, तुमने क्वेश्चन ही बदल दिया. क्वेश्चन बदलने का हमें कोई हक नहीं है. ओके, सो देयर इज एन एक्सेलरेशन because see, acceleration is what is acceleration? What is acceleration? Whenever there is a change in velocity, you will get the acceleration. There is change in velocity, you will get the acceleration. So मैं 20 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही हूँ और 20 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही हूँ. Isn't it? There is change. Is there any change? There is a change. Velocity change कब होती है? Velocity change कब होती है? Velocity के केस में
हम सिर्फ वैल्यू पे फोकस नहीं करते, हम डायरेक्शन पे भी फोकस करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, इट मीन्स वेलोसिटी इज चेंज्ड। डायरेक्शन चेंज हुआ, इट मीन्स वेलोसिटी इज चेंज्ड। So since there is change in velocity, there is an acceleration. Okay, there is an acceleration. Okay, so remember this thing, that the object inertia of direction means what? Inertia of direction means what? कोई भी ऑब्जेक्ट के पास खुद ही डायरेक्शन चेंज करने का कैपेसिटी नहीं होता, उसको अलग से फोर्स देना पड़ता है, तब जाके वो खुद का डायरेक्शन चेंज करता है। गाड़ी जब तुम चलाते हो तब तुम्हें हैंडल टेढ़ा करना पड़ता है ना, तब जाके तुम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। वो खुद ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? नहीं चेंज कर सकता। तो वो हैंडल का डायरेक्शन चेंज करना इज योर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट? गाड़ी खुद अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, तुम्हें एक्सेलरेट करना पड़ता है, तुम्हें ब्रेक दबाना पड़ता है। गाड़ी खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, तुम्हें हैंडल टेढ़ा करना पड़ता है। सो वो खुद ही एक एबिलिटी है जो उसको उसी स्टेट में मेंटेन करती है। वो खुद का जो एबिलिटी होता है ना करंट स्टेट में मेंटेन करना, उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं। तुम लोगों ने अभी तक सिर्फ रेस्ट वाला इनर्शिया सीखा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी एक चीज होती है। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस व्हाट? द inability of an object to change the direction by itself. तो गाड़ी खुद ही डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तुम्हें खुद होके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो गाड़ी का खुद का कैपेसिटी है ना खुद के मोशन में रहने का, तो गाड़ी का जो खुद का कैपेसिटी है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो खुद का कैपेसिटी है जो खुद के मोशन में रह सकता है, उसको अपन बोलते हैं इनर्शिया। ओके, सो थोड़ा हेवी था, आई नो, but yes, listen to the recording again, you will come to know. That is why I'm recording the lecture actually। आज का ये थोड़ा concept oriented lecture था ना, इस वजह से मैं record कर रही थी। Okay, so न्यूटन की लॉज पता है सबको? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? यस, इनर्शिया के रिलेटेड ही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया ओनली। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? whenever there is unbalanced force only then your object will move। थोड़ा अलग वर्ड्स में बताया मैंने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, खुद का वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपना डायरेक्शन, अपना वेलोसिटी, अपना मोशन चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब सेकंड लॉ रिलेट्स टू मोमेंटम, इज रिलेटेड टू मोमेंटम एक्चुअली। ओके, मोमेंटम इज देयर इन सेकंड लॉ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मोमेंटम समझना जरूरी है। व्हाट इज मोमेंटम? अब देखो, एक बॉल है, ये बॉल का जो मास है, लेट्स से इट इज 1 kg, ठीक है चलो 1 kg, और इसका 1 kg। इसको मैंने तुम्हारी तरफ फेंक के मारा बाय द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी फेंक के मारा 30 मीटर पर सेकेंड से। कौन सा बॉल ज्यादा लगेगा? Which ball will hit you hard? First one, second one? Which one? Second one, right? Second one, why? Because उसका velocity ज्यादा है। अगर वो मैंने फेंक के मारा तो बहुत जोर से लगेगा, right? बहुत जोर से लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब
कुछ ऐसी भी एक चीज है, कुछ ऐसा भी एक फैक्टर है जो फोर्स बताता है मुझे, जिसकी वजह से फोर्स अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यू कैन से इम्पैक्ट चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा ना। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को तुम्हारी तरफ मारा और 30 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को तुम्हारी तरफ मारा, तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। तो वो कौन सा फैक्टर है जो अलग अलग इम्पैक्ट दे रहा है? मास के अलावा, मास तो मैंने कांस्टेंट रखा था, मास तो है ही, बट मास के अलावा देयर इज वन मोर फैक्टर कॉल्ड एज वेलोसिटी which will cause that particular impact, है ना? So that is what velocity. So this concept which introduces mass as well as velocity is your momentum. So momentum, which will tell you what mass is not only important, but the velocity is also very important. Okay, so mass into velocity, ये जो भी impact होगा, that will be your momentum. Mass into velocity, ये जो भी effect होगा, that will be your momentum. Okay, so which object will hit you hard? That not only depends on the mass, but also on its velocity. I am not saying it is not dependent on mass. I am saying it is dependent on mass as well as velocity. Okay, mass as well as velocity. So मान के चलो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे लेट्स से उसका कुछ मास है m और उसका वेलोसिटी है u। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा एक्सेलरेट किया और उसका वेलोसिटी हो गया v। ओके, उसका वेलोसिटी हो गया v। यहाँ पे मोमेंटम कितना है उसका? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे मोमेंटम कितना है उसका? मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? m इंटू v माइनस m इंटू u। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था, याद है? 100 मीटर का रेस है, दोनों ने कवर किया, क्षितिज ने भी कवर किया और लेट्स से अमन ने भी कवर किया, बट कौन फास्टर है, किसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं उसमें टाइम फैक्टर डालती हूँ तो। अगर मुझे पता चलता है कि क्षितिज ने 100 मीटर का रेस 4 मिनट्स में कवर किया और अमन ने 100 मीटर का रेस 5 मिनट्स में कवर किया, तो मुझे पता चलेगा कि हु इज फास्टर, राइट? तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मतलब हाउ मच फास्टर दैट चेंज इज, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे टाइम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस चेंज हैज टेकन प्लेस इन टाइम t, this change has taken place in time t, then what is rate of change of momentum? It is mv minus mu upon t. Okay, so what is this? Take this mass outside, how much you will get it? You will get it as mass common liya v minus u upon t. So this is v minus u upon t. क्या है फिर ये v minus u upon t? It is acceleration in a. एंड हम लोग बचपन से सीखते आए हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस फोर्स इज व्हाट? दैट इम्पैक्ट। फोर्स इज व्हाट? दैट impact which is causing the change in velocity. So this is rate of change in momentum. Okay, so हमें क्या समझ में आया? This is what? Force. So rate of change in momentum is force which is mass into acceleration, which is what? Mass into acceleration. All right, okay, थोड़ा सा हेवी हुआ रहेगा, and this is your Newton's second law. This is what? Newton's
second law. So I'm going to stop here. I'm not going to extend it much because thoda sa heavy concept hai. Physics is heavy. So we'll learn Newton's third law and work energy in tomorrow's class. Okay, we'll learn those things in tomorrow's class. We'll solve some examples. On Friday, I'm planning to give chemistry lecture again. Okay, we will keep it again, chemistry lecture. ठीक है? So let's stop.